हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं +1 का, वो +1 का टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स का। रोटेशनल मोशन जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क के केसेस और रोटेशनल डायनेमिक्स के केसेस हम फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आगे रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के केसेस हैं जो वो सेकेंड लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो टाइम नहीं लगाते और डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखिए, रोटेशनल डायनेमिक्स में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि रिजिड बॉडीज किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट घूमती हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये समझाना चाहता हूँ कि रिजिड बॉडी क्या है। देखिए, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके कोई भी दो पॉइंट्स अगर हम कंसिडर कर लें और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है जो वो फिक्स्ड है, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये बॉडी एक्सपेंशन मोड पे हुई तब भी रिजिड बॉडी नहीं है, तब ये लिक्विड या कोई और टाइप का केस हो सकता है, सेमी फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाए या ज़्यादा शुरू होना हो जाए तब भी ये रिजिड बॉडी नहीं है। जब हम एक रिजिड बॉडी को घुमाते हैं तो उसका हर जो मास है, उसके अंदर जो हर मास अवेलेबल है वो डिफरेंट रेडियस के अंदर घूमना शुरू कर देता है। तो आप कह सकते हो कि सर हर मास है जो इसका अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस घूमता है, जिस एक्सिस को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहता हूँ। तो दो चीज़ें हमें समझनी होगी रोटेशनल डायनेमिक्स में, एक रिजिड बॉडीज क्या है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। देखिए, जब भी रोटेशनल मोशन की बात होती है तो इस केस में जब रिजिड बॉडी घूम रही है तो उसका मास कितनी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस चीज़ को जो क्वांटिटी मेजर करके हम लिखते हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज कर लीजिए कि 1 kg का एक स्फीयर है, ठीक है बेटा, और एक 1 kg का रिंग है। देखने में ही पता लगता है कि रिंग के केस में मास है जो ज़्यादा दूर तक फैला है, जबकि स्फीयर के केस में मास ज़्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्फीयर। तो कहानी ये है कि मास कितनी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस बात को जो क्वांटिटी मेजर करती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं इसको छोटा सा समझाता हूँ कि आप एक पॉइंट पार्टिकल सिस्टम मान लीजिए। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक m1 मास है जो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r1 के ऊपर है, और यहाँ मेरे पास m2 मास है जो r2 डिस्टेंस के ऊपर है। ये 2 बॉडी सिस्टम है जिसमें m1 मास की अगर मैं देखूँ तो r1 रेडियस के हिसाब से एक रोटेशनल मोशन हो रहा है, और m2 मास का अगर मैं देखूं तो r2 डिस्टेंस के हिसाब से एक रोटेशनल डायनेमिक्स का मोशन हो रहा है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम I से डिनोट करते हैं वो कितना होगा, पहला मास उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, दूसरा मास उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसका स्क्वायर। अगर इससे ज़्यादा मासेस हैं, अगर मैं कह दूं n मासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप हर मास के लिए इंडिविजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसका स्क्वायर करके आप मास के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ और आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा सारे सिस्टम का। ये बेसिक्स है। चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है। चलिए, स्क्वायर शेप में 4 मासेस को स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के ऊपर रखा गया है और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो इस केस में पहला मास है जो मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ भैया, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है बेटा, ये 3 है और ये 4 है। देखिए, m1 कितने डिस्टेंस के ऊपर है, m1 0 डिस्टेंस के ऊपर है तो 0 का स्क्वायर, m2 कितने डिस्टेंस के ऊपर है, a का स्क्वायर, m3 कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो भी a का होल स्क्वायर, और m4 कितने डिस्टेंस के ऊपर है भैया, वो है √2a का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये बन क्या गया, ये तो 0 आ गया, ये ma² आ गया, ये भी ma² आ गया, और ये m × 2a² आ गया, जिसको हम मिला के क्या कह सकते हैं, 4ma²। तो एक जो स्क्वायर शेप में आपके पास एक अरेंजमेंट थी जिसमें सभी मासेस कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर के ऊपर प्लेस्ड हैं, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ किया हमने, और उस एक्सिस के अबाउट ये सारे के सारे मास सिस्टम घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बनेगा। चलिए मैं अगले वाला केस देख लेता हूँ।
इस केस में हमारे पास फिर से 3 मासेस हैं। अगर ये बी वाला केस पहले करते हैं चलिए, क्योंकि ये बी कहा है हमने। आई नेट है जो इस केस में 3 मासेस का है, I1 का, I2 का और I3 का, यानी एक से ज़्यादा मासेस के लिए सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना होगा। 1 ये है भैया, 2 ये है और 3 हमारे पास ये है, ठीक है। तो कोई बात नहीं जी, पहले मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 3m इंटू 0 का होल स्क्वायर। दूसरा मास भैया m है, इसका डिस्टेंस कितना आ गया a/2 के ऊपर, और तीसरा मास भी कितने डिस्टेंस के ऊपर है a/2 के ऊपर। क्योंकि मैंने इस पूरी अरेंजमेंट को यहाँ से यहाँ तक a/2 लिखा है और यहाँ से यहाँ तक भी से a/2 लिखा है, तो यहाँ पे बेटा 2m a/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, जिससे कि हम कह सकते हैं ये बना ma²/2। देखिए यहाँ 4 बनेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, इसमें भी आप मासेस को नंबरिंग कर दीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक। तो आपके पास जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, वो पहले मास का, दूसरे मास का और तीसरे मास का, तीनों का आना चाहिए। आप m इंटू यानी ये 2m इंटू 0 का होल स्क्वायर, m इंटू a का होल स्क्वायर। अब जो 3m है बेसिकली वो कितने डिस्टेंस के ऊपर, आप एंगल से कंफ्यूज ना होएं। अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उसका भी यही है, कितना है बेटा, वो a के बराबर है। आपको ये डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आपके पास ये क्या आ गया बेटा, ये 4ma² आ गया। ये इसीलिए क्वेश्चन पिक किया गया था ताकि जो कंफ्यूजन है बच्चों की, कई बार वो ये वाला डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस कंसिडर नहीं करना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर करना है। अब आप इस केस में देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ अरेंजमेंट को। चलिए ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो डी पार्ट में हमारे पास 4 मासेस है, मैं चारों मासेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करूंगा बेटा। आपके पास पहला मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये चौथे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले आप इसको मान लीजिए, दूसरा आप इसको मान लीजिए, तीसरा आप इसको मान लीजिए और चौथा आप इसको मान लीजिए। तो पहले मास के लिए 0 है, दूसरे मास के लिए भी 0 है, तीसरे मास के लिए और चौथे मास के लिए ये। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 4ma², राइट। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4ma² है। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया कि अगर पॉइंट पार्टिकल सिस्टम है तो पॉइंट पार्टिकल सिस्टम के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हर इंडिविजुअल मास को आपने स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके स्क्वायर के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, और फिर सबको आपस में एडअप करके आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बात करते हैं रिजिड बॉडीज में 2 थ्योरम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरम, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चलिए हम मानते हैं कि अगर एक बॉडी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाई जा रही है, जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करता है, और उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए IZ, Z', तो बॉडी के प्लेन के अंदर 2 जो एक्सिस हैं, अगर उनके अबाउट बॉडी को घुमाया जाए, पहले एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX' है। ये भी परपेंडिकुलर है, कौन सा एक्सिस, जो बॉडी के प्लेन के अंदर ही लाई करता है बच्चों, ये YY' एक्सिस है। तीनों एक्सिस अगर सेम कॉमन पॉइंट से पास करते हैं तो IZZ' की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उन 2 मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का सम है जो बॉडी के प्लेन के अंदर लाई करते हुए एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट किया गया। यानी अगर आपने बॉडी के प्लेन के अंदर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लिए, जैसे कि मैं ये कह दूं कि ये 2 एक्सिस बॉडी के प्लेन के अंदर हैं, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे मैं फिंगर को आपकी तरफ कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो वो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आएगा उसका सम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि IZZ' जो अब हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो हमने IXX' फाइंड आउट किया है और IYY' फाइंड आउट किया है, उनका सम है। आप एग्जांपल के तौर पे ये समझ लीजिए कि जैसे एक डिस्क है,
इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है या गिवन नहीं है, और हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो एक डायमीटर तो ये आ गया, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा। दूसरा डायमीटर बेटा ये आ गया जिसके अबाउट आई डी आ जाएगा, और ये किसके अबाउट है, आई सेंटर ऑफ मास। तो इस थ्योरम को अगर मैं यूज़ करूं तो उसके हिसाब से आई सेंटर ऑफ मास आई डी प्लस आई डी के बराबर है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स आई डी, यानी आई डायमीटर हमेशा हाफ होता है किसका, सेंटर ऑफ मास का, आई सेंटर ऑफ मास का। चलिए सिमिलरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं। कई बार बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि बॉडी के जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है वो एक्सिस बॉडी के अंदर लाई ही नहीं कर रहा, बल्कि बॉडी से बाहर लाई कर रहा है या अबाउट टेंजेंट लाई कर रहा है। देखिए ये ज्यादातर यूज होगा टू फाइंड आई डायगोनल या आई डायमीटर, ठीक है, ये वहां यूज होगा। जबकि ये थ्योरम कहां यूज होगी, जहां हम फाइंड आउट कर रहे हैं आई अबाउट टेंजेंट या वो एक्सिस जो बॉडी से बाहर लाई कर रही है, जो बॉडी से बाहर लाई कर रहे हैं उन एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना हो तब हम ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं। करते कैसे हैं इसको, इसके लिए जरूरी है कि आई आपको आई सेंटर ऑफ मास पता हो। तो आप आई डैश पता कर सकते हो। कैसे करेंगे आई डैश पता, आई डैश की वैल्यू पता करने के लिए आप पहले एक ऐसा एक्सिस खींचिए जो इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास में से पास करता हो। तो फिर आपको क्या करना है, मास इनटू ये डिस्टेंस कितना है भैया, डी है, एम डी का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ द अरेंजमेंट कैन बी डन। आई डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर होगा। आपको अगर सर एक एग्जांपल दे दो, देखिए बेटा मैं एक डिस्क की ही एग्जांपल या एक रिंग की एग्जांपल दोबारा से पिक कर रहा हूँ। आप ये मान लीजिए कि ये है हमारे पास एक डिस्क। इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए वो टेंजेंट के अबाउट चाहिए, ठीक है जी। हमने यहाँ पे देखा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, हमने उसके अबाउट एक पैरेलल एक्सिस खींच दिया और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हमने आई कॉम कह दिया। ये डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है। तो आई टी की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो आई कॉम प्लस एम इंटू डी का होल स्क्वायर है। चलिए बहुत शानदार। तो ये अब गौर कीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। अब हम इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं, रिजिड बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो रिंग के केस में जैसा कि आप पहले से जानते हो कितना है, एम आर स्क्वायर है। डिस्क के केस में भैया कितना है, हमें पता है कि ये डिस्क का केस है, हाफ एम आर स्क्वायर है। हम इसकी डेरिवेशंस नहीं कर रहे इस टाइम पे। सेंटर के अबाउट जब बॉडी को घुमाया जाता है, ये अपने आप में क्या है, रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है, ये ओवरऑल l है। तो मास m है, यहाँ पे डिस्क का रेडियस क्या था, r था, मास क्या था बेटा, मास था इसका m। इसी ढंग से यहाँ पे भी रेडियस r था, रिंग के केस में मास कितना था, m था। तो हर जगह पे मास तो m ही हम कंसिडर कर रहे हैं। रॉड के केस में ये एक्सिस कितना है, ml²/12। ध्यान रखें अगर सेंटर के अबाउट रॉड घूमती है तो ml²/12 है। इसी ढंग से जैसे सिलेंडर में दो केसेस मान लेता हूँ। सॉलिड सिलेंडर के केस में वो एक डिस्क की तरह ही काम करता है, तो इसका आंसर हाफ mr² है। जबकि हॉलो सिलेंडर एक रिंग की तरह ही काम करता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। तो ये रिंग की तरह ही काम करता है। सॉलिड स्फीयर के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr² है। जबकि हॉलो स्फीयर का केस इस ढंग से नहीं है भाई। हॉलो स्फीयर का केस हम मानते हैं कि I की वैल्यू 2/5m r2⁵ माइनस r1⁵ r2⁵ माइनस r1⁵। अगर आप r1 और r2
अलग अलग नहीं मानते हो, R1 आप 0 मान लेते हो, तो कि ये यहाँ पे नहीं है, यहीं से शुरू होता है, तो आप देखिए वो आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। सॉलिड कोन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 3/10 mr², जबकि हॉलो कोन के लिए वो, अगर आप ऊपर से इसको जोर से झटका मारो तो ये आप गौर करो कि ये डिस्क ही बन जाएगा, इसलिए हॉलो कोन के लिए क्या होता है, 1/2 mr² होता है। इसी ढंग से स्फेरिकल शेल के लिए आप कितना लिखते हो, 2/3 mr²। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे रिंग है जो, इसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा कि ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। अब जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई हम तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आई टेंजेंट की वैल्यू आई कॉम प्लस mr², यानी कितना हो गया भाई, ये mr² प्लस mr² आया, जो कि हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 2mr²। चलिए अच्छी बात है। ये अबाउट डायमीटर है ID। याद है मैंने आपको पहले भी बताया कि ID पता करने के लिए आप दो एक्सिस ID और ID के पता कीजिए, और ये आपको पहले से पता है। तो 2 टाइम्स ID किसके बराबर है, I सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि ये आपने ID प्लस ID की वैल्यू लिखी है किसके बराबर, I कॉम के बराबर। तो ID की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ऑफ I कॉम, जो कितना है mr²। इसी ढंग से जब आप इसके लिए पता करेंगे तो आपको यहाँ वाला एक एक्सिस पता होना चाहिए जो कि I डायमीटर है। तो IT की वैल्यू I डायमीटर प्लस mr² हो गया बच्चों। I डायमीटर कितना है, 1/2 mr² प्लस mr², तो कितना आ गया भैया, ये 3/2 mr² आ गया। आगे आ जाइए। जैसे डिस्क का केस है, अगर मैं डिस्क का केस देखूं तो ये तो 1/2 mr² होता है भाई, ठीक। और अगर इसके अबाउट टेंजेंट के अबाउट देखना हो तो आप क्या कहोगे, 1/2 mr² के साथ आप ऐड कर दीजिए क्या, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, r mr²। ये कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3/2 mr²। अगर आप अबाउट दिस एक्सिस पता करना चाहते हैं जो अबाउट द डायमीटर है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आप डायमीटर को 2 डायमीटर्स बनाइए पहले तो, कि ताकि आपको पता रहे कि भाई एक भी I डायमीटर है और दूसरा भी I डायमीटर है, और इन दोनों के लिए ये है हमारे पास I कॉम। I कॉम की वैल्यू ID प्लस ID है भाई, जिसके अकॉर्डिंगली 2 टाइम्स ID की वैल्यू 1/2 mr² हो गया, जिससे कि ID की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 ऑफ mr²। अगर आप इससे आगे चले जाएं तो भाई आपको IT' मिल जाएगा, जो किसके अबाउट फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाला एक्सिस है जो I डायमीटर है, आपको फिर से नजर आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IT' की वैल्यू ID प्लस मास, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो r²। ये I डायमीटर कितना है, 1/4 mr² है, प्लस उसके साथ फिर से ऐड कर दो mr² को, ये कितना आ गया भैया, 5/4 ऑफ mr²। तो ये है कहानी बच्चों, जो हमें यहाँ पे पूरी तरह से समझ आ रही है कि हम किस ढंग से मोमेंट ऑफ इनर्शियाज फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट बॉडीज के लिए, जब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज में लेके आना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ इससे लेके। आप देखिए सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि सॉलिड सिलेंडर के लिए जब हम लिखते हैं तो वो इस एक्सिस के अबाउट 1/2 mr² है, क्योंकि ये जस्ट किसकी तरह ही बिहेव करता है, डिस्क की तरह बिहेव करता है। हॉलो जो सिलेंडर है वो रिंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर है। जब एक सॉलिड सिलेंडर को बच्चों हम ऐसे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो हम कहते हैं कि वो L²/12 प्लस R²/4, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। याद रखने की ज़रूरत है इस चीज़ों को, तो आपको याद ही रखना चाहिए।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सॉलिड स्फीयर है जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। टेंजेंट के अबाउट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें पता है कि आई कॉम प्लस mx² होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे x किसके बराबर है, x है बराबर r, तो ये कितना आ गया 2/5 mr² प्लस mr²। अरे भाई कितना बन गया ये बन गया 7/5 ऑफ mr²। बहुत शानदार। आगे की कहानी कह सकते हैं। स्फेरिकल शेल के लिए जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/3 ऑफ mr²। जबकि स्फेरिकल शेल के लिए ही अगर मैं टेंजेंट के अबाउट देखूं तो टेंजेंट के अबाउट तो हमेशा आई कॉम प्लस mx² होता है भाई। तो मुझे पता है आई कॉम तो 2/3 mr² है प्लस mr² है, तो ये कितना आ गया 5/3 ऑफ mr²। ठीक हो गया। आप इसी ढंग से एक एनुलर डिस्क बना सकते हैं। एनुलर डिस्क का मतलब होता है कि पूरी डिस्क में से आपने एक छोटी डिस्क को काट दिया है और इनर रेडियस इसका r1 है, ठीक है बेटा, और आउटर रेडियस इसका क्या है r2। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आता है वो आता है 12m r1² प्लस r2²। ये है कुछ और केसेस जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए। चलिए आप नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे पास स्क्वायर प्लेट की या रेक्टेंगुलर प्लेट की। अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ B है और ये मास M है, तो मैं बता दूं कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है m/12 लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, लेट अस से ये एक अपने आप में स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का मतलब है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही किसके बराबर हैं, साइड A के बराबर है। आप इसको भी A कह सकते हैं और इसे भी A कह सकते हैं। उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के पक्ष होगा वो कितना होगा m/12 a² प्लस a²। अगर आप देखिए तो ये m/12 2a² के बराबर है, तो m/6 a² है। आगे आ जाइए। हमारे पास नेक्स्ट केस है कि मुझे टेंजेंट के अबाउट पता करना है। आई अबाउट द टेंजेंट पता करना चाहते हैं। बेटा आई अबाउट द टेंजेंट का तो एक ही मेथड है जो हम पहले से बताते आ रहे हैं आपको। वो क्या है, आई कॉम प्लस mx²। बताइए हमें। अब इसका आई कॉम कहाँ से होगा, आई कॉम तो यहाँ से होगा, और आई कॉम की जो वैल्यू है वो भी हम लिख चुके हैं, कितनी है वो ma²/6 है, जो कि आप देखो यहाँ पे हम ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इस केस में कितना आ गया ये रिजल्ट, हमने कहा कि ma²/6। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो a/√2 के बराबर है। तो m × a/√2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो भैया ये तो ma² तो कॉमन आ गया, 1/6 भी आ गया, प्लस 1/2 भी आ गया। आप देखिए तो ये कितना बन गया ma²। आप 6 कॉमन कर लीजिए, ये 3 + 1 कितना आ गया 4, तो आपके पास कितना रह गया, ये 2/3 ma² है। ये आ गया आई अबाउट द टेंजेंट। एक ऐसी टेंजेंट जो जो स्क्वायर प्लेट है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगला वाला केस देखते हैं। दिस इज आई डायगोनल। तो अगर मैं आई डायगोनल की बात करूं तो वो मुझे पता है कि मेरे पास दो डायगोनल्स हो सकते हैं। देखिए एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। ये भी आईडी हो गया, ये भी आईडी हो गया, और अगर मैं उसका परपेंडिकुलर देख लूं तो ये आई कॉम हो गया। आई डायगोनल के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करें। ठीक बेटा, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे कि आई कॉम की जो वैल्यू है वो आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर के बराबर है। आई कॉम कितना है भाई, वो है ma² / 6। सही है।
और ये कितना आ गया आई डी प्लस आई डी यानी आई डी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देयरफॉर जो आई डी की वैल्यू है आई डायमीटर वो आ गया मेरे पास एम ए स्क्वेयर बाई 12। तो आपके पास क्लियर हो गया कि आपके पास ए पार्ट कौन सा है, रेक्टेंगुलर प्लेट, और दूसरा पार्ट कौन सा है, बी पार्ट स्क्वायर प्लेट, तीसरा पार्ट अबाउट टेंजेंट है टू स्क्वायर प्लेट, एंड थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, आई डायगोनल। तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होती हैं। आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट केस आता है थिन सर्कुलर रॉड का। ये क्या है, थिन सर्कुलर रॉड, यानी यहां से ये सर्कुलर है इधर से, और ये थिन है जिसकी लेंथ L है और मास क्या है, M है। आपको देखिए हमने पहले भी बता दिया था कि I सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो केस है इसे हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 12। पर अगर हम इसके अबाउट देखें तो ये तो I टेंजेंट आ रहा है भाई। I टेंजेंट पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ मास में से एक ऐसा एक्सिस डालना चाहिए जो इसके पैरेलल हो, और कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये देखिए L/2 के ऊपर है। तो I टेंजेंट की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, जिसको हम फाइनली क्या ऑब्टेन करेंगे, ml स्क्वायर बाई 3। यानी जब भी आप रॉड को अबाउट द टेंजेंट यानी इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो वो हमेशा, आप जब रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हो तो वो आई टेंजेंट है, जब सेंटर के अबाउट घुमाते हो बच्चों तो वो पहले वाला केस बनता है। अगर आप एक एंगल के ऊपर घुमा रहे हो रॉड को, ठीक है, यानी ऐसे करके इस ढंग से, तो वो रिजल्ट है जो अल्फा एंगल है अगर, तो घूम तो वो टेंजेंट के अबाउट ही रही है, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो, देखिए वो एक टेंजेंट के अबाउट थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो भी एंगल है उसके हिसाब से लिखा जा सकता है। अब आपको कहा गया कि आपने एक अरेंजमेंट है ऐसा, मेरे पास ये रॉड भी मास m की है, ये रॉड भी मास m की है, और आपने क्या किया, इस दोनों के अबाउट इसको घुमाना शुरू किया। ये मेरे पास फर्स्ट केस था, ये मेरे पास सेकंड केस था, ये मेरे पास थर्ड केस था, और ये मेरे पास बच्चों है फोर्थ केस, राइट, और ये है मेरे पास फिफ्थ केस। आपको इसमें कितनी रॉड्स नजर आ रही हैं, फर्स्ट और टू। आप आई नेट जब लिखोगे बच्चों तो आई फर्स्ट के लिए भी लिखोगे और आप सही सेकंड के लिए भी लिखोगे। फर्स्ट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, और लेटेस्ट से ये वाला एंगल बीटा है, और इसके साथ क्या आ गया, ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर बीटा। अब अल्फा बीटा की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आप पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक एंगल दे देता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ कि एंगल है 37 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा विद इन द फ्रेम ले आते हैं इस केस को, विद इन द फ्रेम आ गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये रॉड भी मास m की है, इसकी लेंथ भी l है, ये रॉड भी मास m की है, इसकी लेंथ भी l है, यहाँ एंगल है कितना, 45 डिग्री। मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 पहले का, और दूसरे के लिए क्या आ गया, ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 37। लीजिए बहुत आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। ml स्क्वायर बाई 3 तो कॉमन ही है भाई, कॉमन निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर 45 हो गया 1/2, और साइन स्क्वायर 37 याद होगा, साइन ऑफ 37 3/5 होता है, तो ये 9/25 हो गया, और आप यहाँ से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो हमने सारे केसेस अब करते जा रहे हैं कि रॉड का कौन सा केस है, स्क्वायर प्लेट का कौन सा केस है। इसी श्रेणी में हम आगे ले आते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है बच्चों। अब ये मान के चलिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है। अगर आप इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये आएगा mh स्क्वायर बाई 6। देखिए कई चीज़ें डायरेक्टली भी याद रखनी चाहिए आपको, ठीक। और इसमें क्या है, m/6
फिर क्या है लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ये दो चीज़ें आप याद रखिए क्योंकि ये आपको जनरली एग्ज़ाम में तो मिलती है पर आप जनरली पढ़ते नहीं हो इसको, तो ये दोनों केसेस आपको ध्यान में होने चाहिए बच्चों। अब मैं बात करता हूँ कि कई बार ऐसा केस आता है हमारे सामने कि जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो एक्सिस गिवन है और दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे I1 के लिए लिखना है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए तो इसमें I1 की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो मुझे लिखना होगा कि वो I कॉम प्लस m x1 स्क्वायर है, ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस मेरे पास x2 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, जिससे कि मैं x2 की वैल्यू d माइनस x1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कितना आ गया I1 की वैल्यू m I कॉम प्लस m x1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ से आपको I कॉम मिल जाएगा बच्चों, वो कितना आ गया, वो आ गया I1 में से माइनस कर दो क्या m x1 स्क्वायर। तो पहले तो आप I कॉम फाइंड आउट करोगे एक एक्सिस के अबाउट, फिर I2 जब आपको पता करना होगा तो आप कहोगे I कॉम जो ये वाली वैल्यू है मैं वो यहाँ पुट करूँगा प्लस m इंटू x2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा कि I1 माइनस m x1 स्क्वायर प्लस m इंटू d माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बोथ द एक्सिस। अब इसकी एग्जांपल क्यों ये चीज समझाई गई है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए कि आपके पास एक एक्सिस है, ये एक छोटा सा रिंग का हिस्सा है जिसका मास कितना दिया गया है m है और इसका जो रेडियस है वो कितना कहा गया है r है। अगर मैं सोचूं कि सिर्फ और सिर्फ इस रिंग का मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता करना होता I1 के अबाउट, तो वो डिस्टेंस आता मेरे पास mr स्क्वायर के बराबर। अब मेरे लिए तीन एक्सिस हो गए, एक यहाँ पे, एक I सेंटर ऑफ मास और एक हमारे लिए जो कंसर्न एक्सिस है I0 उसके ऊपर, जिसके ऊपर की क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब मुझे आप खुद सोच के बताइए कि अगर ये I कॉम होता और ये मुझे पता है तो I1 की वैल्यू क्या लिखते आप, I कॉम प्लस m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर बेटा I कॉम कितना लिखा जाता है, यहाँ पे I कॉम लिखा जाता I1 माइनस m इंटू 2r बाई पाई का होल स्क्वायर, यानी जिसको हम लिख लेते mr स्क्वायर माइनस m इंटू 4r स्क्वायर बाई पाई, यानी कि mr स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस 4 बाई पाई, ये हमारे पास I सेंटर ऑफ मास आ जाता। जब हमें I सेंटर ऑफ मास पता है और हमें ये एक्सिस पता करना है जिसके अबाउट हम कंसर्न फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम शुरू से जानते हैं कि I0 की वैल्यू तो I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी का होल स्क्वायर होना चाहिए। d वो डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच में आया है भाई। अब d की वैल्यू कितनी है वो हम निकाल ही लेंगे और I सेंटर ऑफ मास हमें पता लग चुका है कितना है mr स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई पाई प्लस m इंटू डी की वैल्यू कितनी है, देखिए बेटा d की वैल्यू यहाँ पे r में से आप माइनस कर दो 2r बाई पाई, ये वैल्यू है, r में से माइनस कर दो 2r बाई पाई और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस रॉड, इस आर्क शेप्ड सेमी सर्कुलर वायर के लिए जिसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। देखिए दिखने में मुश्किल है पर वो जो थ्योरम मैंने अभी अभी आपको कराई थी दो एक्सिस वाली, उसके ऊपर डिपेंड है। एक बार दोबारा से वो सुनो और फिर दोबारा से ये करो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं इस
केस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 डिस्क्स हैं जिनके अबाउट मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। देखिए, अगर मल्टीपल रिजिड बॉडीज हों तो हर रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पता करना होता है और उनको एड अप करते हुए हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे की आगे पता कर सकते हैं। तो मुझे पहली डिस्क का और दूसरी डिस्क का भी ZZ डैश एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है बेटा, और I2 भी मुझे ZZ डैश एक्सिस के अबाउट चाहिए। I1 कितना है, हाफ, मास उसका कितना है 2m, रेडियस कितना है 2r का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में से ही पास कर रहा था। अगर आप देखिए तो ये एक डिस्क थी और डिस्क के लिए उसको एक्सिस है जो वो सेंटर में से ही पास करता हुआ नजर आया। पर 2 वाले केस में ऐसा नहीं है भाई। 2 वाले केस में क्या है कि डिस्क तो यहाँ है और जो एक्सिस है वो बाहर है। तो इस केस में ये आ गया आपके पास I कॉम और ये आ गया इनके बीच का डिस्टेंस t, ठीक है। तो I कॉम कितना है, हाफ m r स्क्वायर प्लस मास ऑफ द बॉडी और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है बच्चों और ये डिस्टेंस 2r है। तो कितना आ गया टोटल मिला के 3r का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप सम अप कर दोगे, जो कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये कितना आ जाएगा बेटा 4mr स्क्वायर पहले वाले केस के लिए और दूसरे वाले केस के लिए कितना है 9mr स्क्वायर प्लस 0.5mr स्क्वायर 9.5mr स्क्वायर, जिसको मिला के हमारा आंसर आ जाता है 13.5mr स्क्वायर। तो ये मल्टीपल रिजिड बॉडीज के जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो हमने फाइंड आउट करने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 डिस्क दी गई हैं और इन तीनों डिस्क्स का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तीनों पहली बार तो आपस में ज्वाइंट हैं और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशंस ले रही हैं इस ढंग से, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली डिस्क का, दूसरी डिस्क का और तीसरी डिस्क का, तीनों का आपस में एड अप करना होगा। चलिए समझते हैं। जो फर्स्ट डिस्क है बच्चों वो अबाउट द डायमीटर जा रही है, जो सेकंड डिस्क है वो अबाउट द टेंजेंट है, जो थर्ड डिस्क है वो भी अबाउट द टेंजेंट है। देखिए, जो फर्स्ट डिस्क के लिए आप लिखेंगे वो हाफ mr स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा सॉरी, डिस्क है तो इसका अबाउट द डायमीटर है, तो डायमीटर का मतलब होता है हाफ ऑफ I सेंटर ऑफ मास यानी 1/4mr स्क्वायर। और यहाँ पे के लिए आ गया कितना 5/4mr स्क्वायर और यहाँ लास्ट के लिए भी कितना आ गया 5/4mr स्क्वायर, जो अबाउट द क्या है टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट कौन सी t डैश प्लेन, सेम प्लेन वाली। तो ये कितना आ गया 1/4 1/4 1/4 तो कॉमन आ गया सब में, एक mr स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो इसमें 1 + 5 + 5 तो कितना आ गया बच्चों ये 11/4 ऑफ mr स्क्वायर रिजल्ट बन गया। अगला केस देखते हैं। अगले केस में आपको एक लेटर H बना के दिया गया है जिसकी 3 रॉड से कंस्ट्रक्शन हुई है। तो अगर हम देखें तो रॉड को अगर हम अपने ही एक्सिस के अबाउट जानते हैं कि अगर रॉड इसी एक्सिस के अबाउट घूमे तो सारा मास ऑन एक्सिस ही आ जाता है। इसलिए इस केस में जो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 होता है। तो इस केस में हमारे पास जब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लगाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट रॉड, सेकंड रॉड और थर्ड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। अब फर्स्ट रॉड क्या है, वो जो रॉड है उसी के ऊपर ही एक्सिस लाई कर रहा है। सेकंड केस में जो एक्सिस है वो अबाउट द टेंजेंट लाई कर रहा है। थर्ड केस में एक्सिस यहाँ है और रॉड यहाँ है और ये वाला जो एक्सिस है ये कितना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। तो पहला तो 0 हो गया बेटा, दूसरा ml² हो गया, तीसरा 0 + ml² हो गया। क्यों 0 + ml²? क्योंकि ये जो मास है ये है तो सारा का सारा मास ना,
ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, L डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसको मिला के हमने कितना कहा, ये 4/3 ऑफ ml² आ गया। अब अगर इसका फोर्थ का केस देखें, सेकंड वाले का, तो इसमें आपको 3 रॉड्स नज़र आ रही हैं फिर से। तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, I1 + I2 + I3, यही करोगे ना। आपके पास 3 रॉड्स हैं, 1, 2 और 3। ये पहली वाली जो रॉड है, इसके लिए अगर मैं देखूं, देखो बेटा, तो वो रिजल्ट कैसे है कि यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है। सेकंड वाली रॉड के लिए वो उसी के एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। थर्ड वाले रॉड के लिए जो एक्सिस है वो सिमिलर है जैसा फर्स्ट के लिए है। ये तो ml²/12 है भाई, ये 0 है, और ये लास्ट वाला भी ml²/12 है। तो टोटल मिला के कितना आ गया, ये ml²/2 इंटू ml²/12, जिसको हम कह सकते हैं ये ml²/6 आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी रिजिड बॉडीज का फाइंड आउट करना है, सारे केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए अब एक और इंटरेस्टिंग केस है। आपने क्या किया कि एक बड़ी रॉड थी 2L लेंथ की, उसको 90 डिग्री के ऊपर बेंड कर दिया और 1 इंच से उसको बांध दिया। अब ये रॉड इस ढंग से रोटेट करती है। तो आपको नजर आता है कि बेसिकली 2 रॉड्स का केस है जो आपस में रोटेशंस हो रही हैं। मुझे आई नेट कैलकुलेट करना है। जिनको लगता है ना बहुत ज़्यादा आता है वो खुद ट्राई करें एक बार। तो आई नेट के लिए जो पहली रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए और दूसरी वाली का भी चाहिए। पहली रॉड अगर आप देखिए तो ये एक्सिस के अबाउट ही घूम रही है, ठीक है जी। जबकि जो दूसरी वाली रॉड है वो यहाँ है इधर, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट उसे घूमना है, और यहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो आई सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है, और ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है ऐसे घूमते हुए। ये डिस्टेंस कितना है, d है भाई। ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास, ये था L, और ये डिस्टेंस कितना था L/2। तो d की वैल्यू कितनी होगी, √L² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना गया 4, 5 ml²/4 का अंडर रूट, जिसको हम 5√5/2L कह सकते हैं d को। चलिए ठीक है जी। तो इस केस में फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ml²/3, और सेकंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ml²/12 होता है, और फिर आ गया md²। आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट वाला केस इसके अबाउट अगर आप देखो तो हाफ ml²/12 हो गया बेटा, और इस सेंटर के अबाउट उसका डिस्टेंस कितना है md²। तो कितना आ गया ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस m इंटू √5/2 L का होल स्क्वायर। लो जी, ये है आपके पास नेट कहानी सभी रॉड्स के लिए, ठीक है। अब आ जाए अगला केस। अब इसमें आपको क्या कहा गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, आराम से समझेंगे इसको, कि हमारे पास 7 डिस्क्स हैं। यहाँ पे एक डिस्क नहीं है भैया, हमारे पास 7 डिस्क हैं, और सातों डिस्क्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर के अबाउट नहीं निकालना, क्योंकि वो तो ICM हो जाएगा, हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अब योग ने स्टेटमेंट दी है ना, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है कि पहले तो आप फर्स्ट फाइंड ICOM ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम का ICOM पता कर लीजिए। ICOM पता करने के लिए आपको एक डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास फर्स्ट वाला एंड 6 डिस्क अबाउट एक्सिस आउटसाइड नजर आएगा। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ। देखिए जो पहले वाली डिस्क है वो तो ये है, इसके लिए तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया, तो ये कितना आ गया भैया, ½ mr² आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरी वाली डिस्क है, ये वाली सारी की सारी, वो सारी देखिए यहाँ प्लेस्ड है। ये कोई भी आप डिस्क ले लीजिए, उनमें से मैंने एक डिस्क ली है, तो 6 में से कोई एक देख लेंगे, तो ये कितना आ गया, 2r आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये एक डिस्क का ½ mr²
प्लस m इंटू कितना बेटा 2r का होल स्क्वायर। ये एक डिस्क का आया, पर ऐसी कितनी डिस्क हैं? 6 हैं। तो मुझे ये टोटल सिस्टम का आई कॉम आ गया। अगर हमें टोटल सिस्टम का आई कॉम देखना हो तो ये है, पर हमें तो आई कॉम नहीं देखना सिस्टम का, हमें तो पता करना है एक ऐसी बॉडी का जो 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल मिला के कितना है? 7m है। 7m में आई कॉम हम पता कर चुके हैं और हमें इस एक्सिस के अबाउट पता करना है आई डैश। आई डैश की वैल्यू हम शुरू से जानते हैं कि आई कॉम प्लस मास ऑफ द सिस्टम इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है। आई कॉम कितना है भाई? आई कॉम तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ऊपर जो लिखा है हमने, कितना है वो यो चेक कर लेते हैं भाई। ये हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 4m r स्क्वायर कितना आ गया? 4.5m r स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 6 इंटू 9/2, 9/2 ही बनता है, हाँ 9/2 m r स्क्वायर प्लस 7m, क्योंकि टोटल मिला के कितना मास है? 7m है। और ये डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ से लेके अगर मैं इधर तक का डिस्टेंस देखूँ तो वो 3r है, 3r का होल स्क्वायर। तो ये है बच्चों आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जेईई मेंस में शायद एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। हम यहाँ तक इसलिए पहुँचते हैं ताकि बच्चों को पूरी तरह से एक क्लैरिटी हो कि मैक्सिमम डिफिकल्टी तक के जो क्वेश्चन जेईई मेंस तक के आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे मेडिकल वालों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि कहाँ तक हम इस पूरे प्रोसेस को लेके चल सकते हैं। अब इसको ध्यान से दोबारा एक बार सुनिए कि मैंने क्या कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उन केसेस के ऊपर जहाँ पे क्या है कि एक रिजिड बॉडी में से थोड़ी सी रिजिड बॉडी काट ली गई है और हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग बचा हुआ हमारे पास सिस्टम रह गया है। तो इसके लिए मेथड क्या है कि आपको आई रिमेनिंग पता करने के लिए पहले तो आप ओरिजिनल जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे पता करोगे, फिर आप जो बची हुई बॉडी के मास के हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता करोगे। जैसे मैं कह दूं कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास ओरिजिनल है m0, मैंने जानबूझ के m0 लिखा है ताकि आपको ये बात समझ आए, और उसकी साइड कितनी लिखी गई है बेटा? 4a लिखी गई है। तो उस स्क्वायर प्लेट का जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैं I0 लिखूंगा और I कट वाले को IC लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो I0 कितना है मेरे पास? हम जानते हैं कि मास इनटू साइड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 है, जो ये स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पर जो कटआउट सेगमेंट है बच्चे उसका मास m डैश है और उसका रेडियस a स्क्वायर है। अब आप यहीं पे एक चालाकी है इसमें कि मास m डैश अलग होता है जो कटआउट सेगमेंट का, और उसका आपको फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप ये समझ लीजिए कि 16a स्क्वायर का मास कितना है? m है। तो यूनिट का कितना हो गया? यूनिट एरिया का मास हो गया m/16a स्क्वायर। तो आपके पास पाई a स्क्वायर एरिया का मास कितना हो गया? m डैश, और वो किसके बराबर आया? m/16a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई a स्क्वायर। a स्क्वायर से आपने a स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या रह गया? m/16। तो हम इसको देख सकते हैं, ये कितना आ गया? m इंटू साइड कितना? 4a का होल स्क्वायर बाई 6 माइनस हाफ ऑफ m डैश की वैल्यू बेटा m/16 इंटू a का होल स्क्वायर। अब जो भी ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है यही हमारा फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब अगला वाला केस एक और देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हमें एक ओरिजिनल डिस्क में से एक ऐसी डिस्क को काट देना है जिसका रेडियस कितना है? r/3 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 2r/3 है, इसलिए ये वाला रेडियस कितना हो गया? r/3 एरिया हो गया। अब अगर आप सोचो कि हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो वो है भैया ओरिजिनल में से माइनस कर दो किसका? कटआउट सेगमेंट का। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आई ओरिजिनल
अगर मैं देखूं तो ओरिजिनल मास मेरे पास m है, रेडियस r है, तो वो कितना हो गया, डिस्क है ये हाफ m r स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ओरिजिनल तो हाफ m r स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर देते हैं कटआउट सेगमेंट का। अब कटआउट सेगमेंट के लिए क्या है कि ये कटआउट सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, और जो एक्सिस है बेटा वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस है इसके लिए m डैश r डैश स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी। अब पहले तो m डैश पता करना पड़ेगा। हमें पता लगा कि पाई r स्क्वायर एरिया है जो, उसका मास है m नॉट, तो मैं कह सकता हूं कि यूनिट एरिया का जो मास है वो m नॉट बाई पाई r स्क्वायर है। तो आपके पास जो पाई r बाई 3 का होल स्क्वायर है, जिसे मैं कह सकता हूँ पाई r स्क्वायर बाई 9 है, उसका जो मास है वो है m डैश, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m नॉट बाई 9 आ जाएगी। तो आपके सामने है ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लिख रहे हैं, हाफ एम आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m नॉट बाई 9, और r डैश की वैल्यू कितनी, r बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू m भी कौन सा, m नॉट बाई 9, और डिस्टेंस कितना है भैया, ये m डैश ही है। डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो 2r बाई 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों को कि हर केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कटआउट सेगमेंट्स के केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है जो एक पोर्शन ऑफ रिजिड बॉडी की बात करता है। हमने कहा कि वो सिर्फ एक पोर्शन है रिजिड बॉडी का और मुझे इसका फाइंड आउट करना है। तो इस केस को सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं बता दूं। पहले तो आप ये देखिए कि इस रिजिड बॉडी से कंप्लीट रिजिड बॉडी कैसे बनाई जा सकती है। आपने जैसे ये देखा कि ये 1/8 सेगमेंट है, ठीक है, लेट अस से 1/8 सेगमेंट मैंने कह दिया, ठीक है। और अब मेरे पास पूरी रिजिड बॉडी जब बनेगी बेटा डिस्क, उसका जो मास m डैश होगा वो 8m हो जाएगा, और इस एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ 8m इंटू आर स्क्वायर। ये क्या है, आई कॉम है, पर जो हमारे पास आई कंसर्न्ड है वो कितना है, वो इसका 1/8 ऑफ आई नॉट है। आप इसको आई नॉट कह लीजिए। तो 1/8 ऑफ हाफ ऑफ 8m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आप इसको अगर देखो तो ये तो वही बन गया जो कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यानी जो वो कटा हुआ पार्ट है, जो वो एक पोर्शन आपके पास कट आउट होके आया, अगर उसका मास m है और अगर मैं उससे एक फिगर बना लूं और उसका मास भी m ही हो, तो उस फिगर का जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पोर्शन का, ठीक है। यानी अगर इस पोर्शन से डिस्क बनती है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, तो इस पोर्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर ही है। आपको सॉल्व नहीं करना है, ये है तरीका। चलिए आ जाइए आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केसेस खत्म करने के बाद हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए इसके और कई केसेस भी डिस्कस किए। अब मैं बात करता हूँ टॉर्क की। देखिए बेटा, इसके 5 सेगमेंट्स हैं चैप्टर के। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक आपके पास टॉर्क, फिर रोटेशनल डायनेमिक्स, फिर एंगुलर मोमेंटम, उसकी कंजर्वेशन, और साथ में रोलिंग बॉडीज का केस। ये है 5 सेगमेंट्स। तो हम आज के सेगमेंट में जो कोशिश करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने खत्म किया, कैसे कैसे पता किया जाता है, और अब हम रोलिंग बॉडी जो टॉर्क वाले केसेस हैं उनके ऊपर चलते हैं। देखिए टॉर्क का मतलब क्या है। आप समझ लीजिए कि एक बॉडी को घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। अगर आप देखिए तो ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से
आर वेक्टर कितना है और एफ वेक्टर कितना है, उसको लेके आप एक टॉर्क का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये भी थीटा हो गया। अगर मैं ये वाला डी डिस्टेंस देखूं तो डी ओवर आर है जो, वो साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई भाई, डी के बराबर आ गई, तो एफ इंटू डी लिखा जा सकता है। अब एक्चुअल में ये तीनों एक्सप्रेशंस का अपना अपना रूल है। ये वहाँ यूज होगा जहाँ मैग्नीट्यूड, रेडियस और थीटा गिवन है। ये वहाँ यूज होगा यहाँ पे थीटा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है। ये वहाँ यूज होगा यहाँ वेक्टर आपको गिवन है। यह याद रखें कि R2 माइनस R1 से भी कई बार इसको फाइंड आउट किया जाता है। ये वो है जिसके अबाउट देखा जा रहा है, ये वो है जहाँ तक पे एक्ट कर रही है फोर्स, ठीक है। मतलब ये आपके पास ये एक्सिस वाली जगह होगी और ये कौन सी जगह होगी जहाँ पे फोर्स अप्लाई की है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कई बार दिया जाता है कि एक पॉइंट है जिसके लोकेशंस ये हैं और फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, तब आपको R2 माइनस R1 से R निकालना है और उसके साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो फोर्स का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, हमें कहा गया कि एक फोर्स लगी है 10 न्यूटन की और ये रेडियस है। तो आपको नज़र आता है कि ये तो एफ आर साइन ऑफ 90 वाला ही केस है, क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ से कितने एंगल के ऊपर लग रही है भाई, 90 डिग्री के ऊपर लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि F इंटू आर इंटू 1 हो गया। तो F कितना है, 10 है, R की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 10 हो गया। 10 की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन मीटर की एग्जाम्पल हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है कि हमें टॉर्क पता करना है। टॉर्क पता करने का मतलब मुझे टाउ पता करना है, मुझे R क्रॉस F पता करना है। I J K, ठीक। R कितना है, 3 3 3 और F कितना है, 3 माइनस 2 2। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको सॉल्व करने में ज़रा सी भी दिक्कत है। आई हैड को छोड़ दीजिए, 3 इंटू 2 6 आ गया, माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 आ गया, ठीक। ये हो गया फर्स्ट केस। माइनस जे हैड के साथ लिख लेंगे तो आपको 3 इंटू 2 आपके पास 6 आएगा, माइनस उसमें 9 आ गया। प्लस के हैड के साथ आप देख लेंगे तो 3 इंटू माइनस 2 6 आ गया माइनस, और इसके साथ आ गया माइनस 9। तो आपके पास टोटल मिला के कितना बना, ये तो 0 आ गया, और माइनस जे हेड के साथ यानी कि माइनस 3 माइनस जे कितना आ गया, प्लस 3 जे हेड माइनस 15 के हेड। ये आपके पास टॉर्क के लिए वेक्टर साइन है, यानी इस प्लेन के अंदर टॉर्क लाई करेगा, कौन से, वाई जेड प्लेन के अंदर। कई बार पूछ लेते हैं कि दो वेक्टर्स देके कि टॉर्क कौन से प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क वेक्टर कौन से प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट केस में अगर आप देखो तो हमारे पास 3 टॉर्क्स लगते हैं। आप इसको खुद करोगे, मैं नहीं आपको करा रहा। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। पहले केस के लिए अगर आप एंगल देखिए, फोर्स और इसके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का ही है। हमें हमेशा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसे देखना है। तो वो कितना आ गया, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है ऐसे। जो सेकंड वाला फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करता है, और जो थर्ड वाला फिगर है वो भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करता है। तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करता है उसको मैं प्लस में लिख लेता हूँ, F1 R साइन 30। दूसरे वाला है जो माइनस F2 इंटू आर माइनस F3 R साइन 60। इसको आप कंप्लीट कर लेना बेटा, ये आसान सा एक केस है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहे हैं सिस्टम में, हमें पहले ये चेक करना होगा कि सिस्टम के अंदर कितनी फोर्सेस है। अगर एक से ज़्यादा फोर्स है सिस्टम के अंदर और वो दोनों फोर्सेस कुछ इस हिसाब से एक्ट कर रही हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स जनरेट हो रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स ने ख़त्म कर दिया हो। अगर नहीं ख़त्म किया है फिर तो बॉडी एक डायरेक्शन में टर्न हो जाएगी।
अगर ख़त्म कर दिया है तो बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और इसी की बात मैं कह रहा हूँ, आप सपोज कर लीजिए ये एक हिंज पॉइंट है और एक इधर को यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगता है और एक हिंज पॉइंट के इस साइड पे फोर्स F2 की वजह से यहाँ एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगता है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे टॉर्क लगने की वजह से सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो आप अगर मैं ये कहूँ कि भाई F1 x1 एक टॉर्क लगा, F2 x2 दूसरा टॉर्क लगा और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो भैया फिर तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। इसी टाइप से हम यहाँ पे एक क्विज डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आपके पास इस पूरे सी सॉ के अंदर दो किड्स हैं जो अपनी अपनी फोर्स लगा रहे हैं। पहला किड W1 फोर्स लगाता है और उसका डिस्टेंस x1 है। इससे जो टॉर्क जनरेट करता है उसको हम W1 x1 कहते हैं। दूसरा जो बच्चा है इधर को टॉर्क लगाता है और ये जो टॉर्क है τ2 ये W2 इंटू x2 है। मुझसे पूछा जाता है कि भैया x बताइए कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाए। पहले तो मैं समझ लूँगा कि वेट की वैल्यू इस केस में 80 इंटू जी हो गई है इंटू एक्स हो गई है। दूसरे वाले केस में वो 40 इंटू 5 मीटर्स हो चुकी है इंटू x2 हो चुकी, 40 इंटू जी इंटू 5 हो चुकी है। तो g को g से मार दो भाई, 80 को 2 और यहाँ पे 1 से कर दो, तो x की वैल्यू है जो वो कितनी आ गई 2/5 यानी कि 0.4 मीटर्स। ये 5 मीटर्स के ऊपर है। तो ये मैं एक बार दोबारा से यहाँ इसको सॉल्व करके आपको दे देता हूँ बेटा। ये 80 kg का किड g इंटू x1 पे बैठा है और जो 40 kg का किड है वो g इंटू 5 मीटर्स पे बैठा है। तो g और g कैंसिल कर दो, x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 आ गया, 5/2 आ गई यानी 2.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इस केस में। ये क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए। एक पॉज लो यहाँ पे और जितना भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं उनको एक बार रिपीट करो, फिर हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब एक नए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ क्या कहा गया है चेक कीजिए कि आपके पास एक रॉड है, उस रॉड को 2 रस्सियों से बांधा गया है और यहाँ पे एक वेट हैंग किया गया है और एक खुद वेट है जो रॉड का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हमें पूछा क्या गया है वो समझ लेते हैं। तो समझाने में ये केस है कि हमारे पास जो लीनियर इक्विलिब्रियम है, हमसे पूछा गया कि टोटल इक्विलिब्रियम बताओ। देखिए अगर लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो T1 प्लस T2 वो फोर्सेस हैं जो ऊपर को एक्ट कर रही हैं और mg और m/2g फोर्स वो है जो नीचे को एक्ट कर रही है। तो ये कितना आ गया 3/2 mg के बराबर आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमने कहा कि T1 प्लस T2 किसके बराबर है भैया 3/2 mg के बराबर है। बहुत अच्छे। अब इसके अलावा हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करना है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम टॉर्क कंसीडर करते हैं अबाउट ए। आप ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए। जैसे जो पहली फोर्स है T1 वो 0 डिस्टेंस के ऊपर ही है और वो कौन सा टॉर्क जनरेट कर रही है 0, जबकि mg जो फोर्स है वो कौन सा टॉर्क जनरेट कर रही है क्लॉकवाइज, कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रही है L/2। जो T2 फोर्स है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रही है इसलिए मैंने उसको नेगेटिव लिखा है। T2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 3L/4 और यहाँ पे आ गया आपके पास एक और फोर्स mg/2 जो कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रही है L डिस्टेंस के ऊपर। इन सब टॉर्क्स को हम एडअप करेंगे तो वो रिजल्ट 0 बनना चाहिए। यानी हमारे पास जो गिवन हो गया वो ये गिवन हो गया कि mg L/2 ये वाला प्लस mg L/2 ये वाला किसके बराबर होना चाहिए भाई T2 इंटू 3L/4 के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आप सर ये लिख सकते हो कि ये mg L के बराबर ही है सब कुछ। तो L से L कैंसिल कर दो तो T2 की वैल्यू 4/3
mg के बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि T1 प्लस T2 है जो कि लिखा गया था 3/2 mg के बराबर है। यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है, 4/3 mg के बराबर आ गया। ये 3/2 mg के बराबर है बच्चों, और यहाँ पे आ गया आपके पास T1। तो जो T1 की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3/2 में से माइनस करके आएगा 4/3 को, और ये आ गया आपके पास mg। कितना बन गया, 3 3 9, 9 माइनस 8 कितना आ गया बेटा, 9 माइनस 8 1, यानी कि ये mg/6। ये आपके पास टेंशन है जो इस रस्सी के अंदर एग्जिस्ट करती है। आई होप अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर इसमें 2-4 वेट्स और भी ऐड कर दिए गए जाएं तब भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले सवाल के ऊपर आते हैं बच्चों। यहाँ एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसको 2 रस्सियों से बांधा गया है, एक रस्सी इधर को है, एक रस्सी इधर को है। तो यूनिफॉर्म रॉड है जिसको 2 रस्सियों से बांधा गया है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि ये रस्सी में जब ये रॉड टूट जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये रोप है जो उसके सहारे ही ये सारा का सारा जो ब्लॉक है या जो रॉड है वो रुकी हुई। अब ये क्या है, mg इधर को आ गया, ये टेंशन T बेटा इस साइड के ऊपर है। अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि ये घूमेगा, अब ऐसे करके घूमेगा ना। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे कि mg नीचे को ले जाने वाली फोर्स है, T ऊपर को ले जाने वाली फोर्स है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। एक तो ये इक्वेशन आ गई। तो देखिए अगर मैं B पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा लूँ, इस पॉइंट को A कहूँ, तो मुझे ये पता है कि जो A है वो तो अल्फा इंटू आर होता है हमेशा। अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो आर की वैल्यू कितनी है, L/2 है। अगर मैं इस पॉइंट का A देखूँ तो अल्फा इंटू L/2 के साथ मैं इस पॉइंट का A देखूँ तो अल्फा इंटू L/2 के अबाउट ये रिजल्ट मुझे मिल जाता है। ठीक है जी। अब टॉर्क लगाने के लिए मैंने कहा कि T इंटू L/2, यहाँ से इधर को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज उधर को टॉर्क लग रहा है जिससे ये इधर को घूम रही है। तो ये कितना आया, ml²/12 इंटू अल्फा आ गया। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। कितना आया देखो भाई, L से L कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई 6T/m इंटू L। m तो नहीं देखो कैंसिल हो रहा कहीं से, नहीं, तो ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। तो A की वैल्यू है जो वो कितनी आ रही है, 6T/ एक मिनट चेक करो, T इंटू L/2, तो I टॉर्क नहीं लगाया, I इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 6T/ml, यहाँ पे आ गया L/2। तो आपके पास L से L कैंसिल हो गया, तो ये 3T/m के बराबर आ गई A की वैल्यू। ठीक है जी, ओके। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, तो T की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई ma/3। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, mg माइनस ma/3 किसके बराबर है, ma के बराबर है। तो 4/3 ma है जो वो किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है। तो भाई हम इसमें से अगर देखें तो m से m कैंसिल कर दें तो a की वैल्यू 3g/4 आ गई। इसे हम पुट कर देते हैं t वाली इक्वेशन में दोबारा से, m/3 इंटू 3g/4। तो ये हमारे पास कैसा सवाल आ गया, ये आ गया mg/4। देखिए आपको टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेना है जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने देखा है, तो वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट है, देखिए एक्सिस तो इसी पॉइंट के अबाउट है ना, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml²/3। कई बार बच्चे इस एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं, तो ध्यान रखो इस एक्सिस के अबाउट नहीं वो घूम रही, वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही लेना पड़ेगा, और वहीं से आपको टॉर्क्स की वैल्यूज भी कंसिडर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये वो केसेस हैं जहाँ पे टॉर्क नेट आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाते,
मल्टीपल फोर्सेस ज़रूर लग रही हैं सिस्टम में, पर बॉडीज़ क्या करती हैं, टॉपल कर जाती हैं। जैसे मैं इस केस की बात करूं तो आप देखिए इसमें एक फोर्स तो ये है जो इस बॉडी को ऐसे घुमाना चाहती है। तो अगर आप O पॉइंट देखेंगे तो O पॉइंट से एक फोर्स ऐसे लग रही है जो कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रही है, D डिस्टेंस के ऊपर लग रही है। और एक फोर्स यहाँ लग रही है जो कि mg है, जो कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रही है, A डिस्टेंस के ऊपर लग रही है। D की वैल्यू कितनी है, 3a के बराबर। तो ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहती है और ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है अबाउट पॉइंट O। तो आप लिखोगे कि F इंटू डी ज़्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए किससे, mg इंटू ए से। तो आप लिख सकते हो कि F इंटू 3a की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए किससे, mg इंटू ए से। लीजिए आपके पास a और a कैंसिल हो गया, तो F की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, mg/3 से। और ये बड़ी बार सवाल आते हैं तो आपको इसके लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं उसमें एक बात साफ साफ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोई भी केस हो, अगर जो हमारे पास ये जैसे मैं बेस चौड़ा कर दूं यहाँ पे, अब ये सपोज करो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से जा रहा है। अब इसी इवेंट में मैं इसका बेस बहुत पतला कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ से जा रहा है। अब इस जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर से ही लाई करेगा या ए पॉइंट से इधर रहेगा, तब तक ये बॉडी टॉपल नहीं कर सकती। आप यूँ समझ लो, ये एक लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि पॉइंट यहाँ से पास ऑन हो। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर लाई कर गया, तो ये केस पूरी तरह से टॉपलिंग का हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आपको सामने मैं करा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जब एक बॉक्स को हमने ऐसे रखा था, तो उस बॉक्स का यहाँ पे mg साइन ऑफ थीटा एक फोर्स लग रही थी और एक इधर को फोर्स लग रही थी mg कॉस ऑफ थीटा। इस पॉइंट के अबाउट दोनों फोर्सेस ने एक टॉपलिंग की कोशिश की थी। तो mg इंटू साइन थीटा का मतलब है ये वाली वर्ड इधर को आ रही है, तो mg साइन थीटा ने इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस के ऊपर दिया बेटा, h/2 के ऊपर दिया। टॉपलिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हो कब, जब mg कॉस थीटा है जो वो कितने के ऊपर है, बेस/2 के ऊपर है। तो आप देखिए 2 और 2 तो आपस में हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 हो गया आपस में कैंसिल। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या बन गया, टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू है जो वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, b/h से फॉर टॉपलिंग। तो ये हमारे पास केस है। अब इसी में एक और केस आ जाता है कि कहीं फ्रिक्शन तो नहीं लग रही थी भाई। तो आप कहोगे कि देखो ऐसा है, स्लाइडिंग के लिए हमारे पास रीजन था mg साइन अल्फा। मैं मान लेता हूँ कि एक एंगल है अल्फा जिसके ऊपर ये जाके स्लाइड करती है, और फ्रिक्शन कितनी लगती है लिमिटिंग उस केस में, म्यू mg कॉस अल्फा। बॉडी स्लाइड करती है अगर mg साइन अल्फा ज़्यादा हो जाए किससे, mg कॉस अल्फा से। ठीक है बेटा, तो इस केस में या म्यू mg कॉस अल्फा से। ठीक, तो आप कह सकते हो कि टैन अल्फा ज़्यादा होना चाहिए किससे, म्यू से। अब आप सोचो, जो एंगल पहले आएगा अगर थीटा अल्फा से बड़ा हो, यानी कि थीटा अल्फा से बड़ा है तो अल्फा पहले आ गया, तो वो केस में स्लाइडिंग आ जाएगा। तो मैं इसमें किस लिख सकता हूँ कि स्लाइड करेगी बिफोर टॉपलिंग। ये बॉडी स्लाइड कर जाती है बिफोर टॉपलिंग अगर अल्फा लेस देन है किससे, थीटा से। देयरफॉर टैन अल्फा लेस देन है टैन थीटा से। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, टैन अल्फा कितना है भाई। टैन अल्फा की अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं
तो वो तो मिनिमम किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, तो ये किससे कम होनी चाहिए, b/h से। अगर ये कंडीशन आती है तो ये टॉपल कर जाएगा बिफोर स्लाइडिंग, और अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूं तो वो टॉपल कर जाएगा बिफोर स्लाइडिंग। तो ये दोनों चीजें आपको डन करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स की। देखिए रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि टॉर्क लगा है बॉडी के ऊपर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कोई भी बॉडी को घुमाने के लिए एक टॉर्क लगा होगा और वो I इंटू अल्फा के बराबर हमें यूज करना है। आप जब भी एक बॉडी घूमती हुई नजर आएगी आपको, या तो वो एक्सेलरेटेड होगी या वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रही होगी। दोनों ही केसेस में आपको जो स्पीड है टेंजेंट के लॉन्ग उसको ओमेगा के साथ लिंक करना आना चाहिए, और टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है उसको आपको अल्फा के साथ लिंक करना आना चाहिए। घूमती हुई बॉडी का अगर ओमेगा पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए जब भी अल्फा कांस्टेंट होगा तो आप ये इक्वेशंस यूज करते हुए फाइनल एंगुलर स्पीड, कितनी रोटेशन हो चुकी है, एंगुलर स्पीड्स का रिलेशन थीटा के साथ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और nth रिलेशन में कितना वो एंगल घूमा है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन। ये वही है जैसा कि हम कांस्टेंट इक्वेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं लीनियर मोशन में उनके लिए रिलेट करते हैं। देखिए अगर अल्फा वेरिएबल है तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे अल्फा वेरिएबल है तो इसका मतलब या तो अल्फा टाइम के ऊपर डिपेंड करता होगा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t⁻n, तो उस केस में d⍵/dt को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे t⁻n। देयरफॉर d⍵ की इंटीग्रेशन करके आप t⁻n dt की इंटीग्रेशन करके ही ये रिजल्ट पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो ये हो गया। एक अल्फा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है θ⁻n, तो उस केस में आपको ओमेगा d⍵/d थीटा से इसको रिलेट करना होगा और फिर इंटीग्रेट करके ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको मेडिकल में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल वालों को आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक फोर्स दी गई और आपको कहा कि डिस्क के ऊपर ये फोर्स लगती है और इसने डिस्क को घुमा दिया है। देखिए जो टॉर्क नेट लगा है वो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस है, जो किसके बराबर है, I इंटू अल्फा के बराबर है। फोर्स कितना है 10, d कितना है r, I कितना है हाफ mr², अल्फा कितना है, चलिए हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मास ऑफ द डिस्क कितना है बच्चों, मास है 2, रेडियस है 1, इनका स्क्वायर इनटू अल्फा। ये आपके पास खत्म हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जैसे ही आया तो हमें पता लगा कि अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इनमें से कोई इक्वेशन है जो वो हमारे पास सॉल्व करने में आ जाएगी। तो हमसे पूछा ये था कि नंबर ऑफ रोटेशंस पता करो, तो थीटा पता कर लेते हैं पहले। आप हाफ अल्फा t² के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 आ गया क्योंकि ओरिजिनल बॉडी कैसे स्टार्ट हुई थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, t कितना लिखा गया है 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 20 रेडियंस के बराबर। जो n की वैल्यू है वो थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई है, यानी कि वो थीटा बाई 2 पाई, यानी कि 20 रेडियंस डिवाइडेड बाई 2 पाई है। इसको आप 20 बाई 2 पाई कहेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये 10 बाई पाई हो गया। इतनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इसकी आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो दूसरा इसमें पूछा गया है कि स्पीड भी पता करो। तो स्पीड पता करने का तो सिंपल मेथड है, आप ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कीजिए। ओमेगा नॉट 0 है भैया, अल्फा कितना है 10 है, टी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ गया 20 रेडियन पर सेकंड के साथ। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक रॉड दी गई है जो पहले वर्टिकल अरेंजमेंट में थी। ये देखिए आप, ये रॉड है और ये रॉड आपके पास
एक वर्टिकल अरेंजमेंट में है। जैसे ही आप इसको देखते हो तो ये धीरे धीरे करके एंगल के ऊपर गिरना शुरू कर देती है। ठीक है जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छी कहानी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये रॉड घूमे और एक पोजीशन पे जब आ जाए तो उस स्टेज पे इसके सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर स्पीड है मुझे वो पता करनी है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब एक बॉडी यहाँ से ऐसे आती है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इधर से ऐसे आएगा, तो इस दौरान इसका लॉस होगा किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और गेन होगा इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, तो भाई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो mgL/2 1 माइनस कॉस थीटा से लिखा जा सकता है। आपको पता है कि यहाँ से अगर करते तो ये L 1 माइनस कॉस थीटा आता, क्योंकि अब इस हाइट की बात हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए वो उससे आधी हो गई है। काइनेटिक एनर्जी का गेन है कि हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या है कि I की वैल्यू तो mL²/3 है, क्योंकि रॉड अबाउट द टेंजेंट घूम रही है, और ओमेगा स्क्वायर के साथ हमने उसको लिख दिया। अब बेटा देखो, ऐसा है कि ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, ये वाले एक L से ये वाला L कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 3g/L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अंडर रूट, ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, यानी एंगुलर स्पीड आई। पर अगर मुझसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है तो वो तो ओमेगा इंटू L/2 होगा। तो आपको क्या करना है उस केस में 3g/L 1 माइनस कॉस थीटा के साथ आपको L/2 बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये L/2 बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपके पास वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आ जाएगी। अगर मुझे वेलोसिटी टिप की कैलकुलेट करनी है तो ध्यान रखिए, उस केस में आपको ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, L से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस केस में ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 3gL 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो टिप की वेलोसिटी है जब वो टिप यहाँ पे आएगी। अब इसी केस में मुझसे पूछा जाए कि भैया एक काम बताओ कि टिप है जब वो इसे हिट करेगी, व्हेन हिट ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ टिप कितनी होगी, तो आप कहोगे थीटा उस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो √3gL के बराबर है। देखिए इसी क्वेश्चंस को बार बार घुमा के आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया कि ये रॉड है, जो रॉड घूम के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब आप देखिए कि इसकी कितनी हाइट का लॉस हुआ है। ये हाइट का जो लॉस हुआ है ये आपके पास है L/2, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा, L/2 साइन ऑफ 53, ये हमारा आंसर है यहाँ पे कि इतनी हाइट का लॉस हो गया। तो mg∆h मस्ट बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। देखिए तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, mg∆h की वैल्यू L/2 साइन ऑफ 53 का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 37 3/5 है, तो साइन ऑफ 53 4/5 है। हाफ I की वैल्यू बेटा mL²/3। देखिए रॉड है जो वो अबाउट द टेंजेंट घूम रही है, इनटू ओमेगा का होल स्क्वायर। देखिए m से आप m को काट दीजिए, 2 से आप 2 को काट दीजिए। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, आपके पास एक L बचा है, उससे ये कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू है बच्चों वो बन जाएगी 4 × 3/5, 4 × 3/5 इंटू जी इंटू मेरे ख्याल से L भी रहना चाहिए, हाँ एक L यहाँ पे आएगा, एक L यहाँ आएगा। ठीक, तो ये आपके पास अंडर रूट के साथ ओमेगा की वैल्यू आ सकती है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इससे। एक आखिरी सवाल आज के लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, एक या चलो 2 सवाल और कर लेते हैं, ये दोनों, कि ये डिस्क यहाँ से इधर आ गई, तो आपने कहा कि जो लॉस हुआ है किसका हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हुआ है। ठीक, और गेन किसका हुआ है, गेन हुआ है ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो इस पॉइंट से, अगर आप देखिए वो इस पॉइंट तक आया है, mg इंटू 2r हो गया इसका डिस्टेंस, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट है, ये आई टेंजेंट के अबाउट है इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें आई की वैल्यू जो दी गई है, आपको याद होगा डिस्क के अबाउट लिए जब आप टेंजेंट के अबाउट पता करते हो तो आई डायमीटर 1/4 होता है, तो उसके साथ ऐड करके ये 5/4 mr स्क्वायर है, और यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया mg इंटू 2r। ध्यान रखो कभी मैं m स्मॉल और लार्ज लिख रहा हूँ, आपने इसको m कैपिटल ही मानना है। ये m इससे कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, तो आपके पास ये वाला r इससे कैंसिल हो गया। आपको बचा क्या, बचा ये 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 g बाई r अंडर रूट, यानी ये आ गया आपके पास g बाई 5r, ये कितना आ गया 4g बाई 5r। ये आपके पास ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बताओ कि कितना होगा। देखिए जो हैवियर ब्लॉक है वो नीचे को गिरना चाहता है, m2g उसका वेट है और टेंशन t इधर है। जो लाइटर ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, m1g उसका वेट है और ये t है। अब अगर आप देखिए तो ब्लॉक्स का जो मोशन है वो कैसा है, वो लीनियर मोशन है। ब्लॉक्स का मोशन लीनियर मोशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m2g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू m2a, और यहाँ दूसरा हो सकता है t माइनस m1g किसके बराबर है, m1a के बराबर है। देखिए दोनों आगे। अब इसके अलावा आपके पास जो डिस्क है वो, अब देखिए यहाँ पे T2, एक बात और, यहाँ जब टेंशन्स हैं तो आप अलग अलग लिखोगे T1 और T2, क्योंकि इसका आपको मास गिवन है। जब भी एक पुली का मास गिवन है तो आप पुली का मास T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, क्योंकि इसने इधर को टॉर्क जनरेट किया, इसने इधर को टॉर्क जनरेट किया। तो अल्फा की वैल्यू तो आप ऑलरेडी लिखते हो, ए टेंजेंट बाई आर, जिसको आप आई ए बाई आर लिख सकते हो। तो T2 माइनस T1 यहाँ पे आई ए बाई क्या आ गई भाई, आर स्क्वायर आ गई। अगर अब आप इसको सॉल्व करो तीनों इक्वेशंस को, इसमें m2g माइनस T2 है, यहाँ T1 है, तो आपके पास तीन इक्वेशंस हैं। आप इन तीनों को एडअप कर दीजिए, m2g माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू m2a, और यहाँ पे T1 माइनस m1g मस्ट बी इक्वल टू m1a। यहाँ पे आपके पास T2 माइनस T1 आई ए बाई आर स्क्वायर। अगर आप बेटा तीनों को एडअप कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे T1 से T1 से खत्म, T2 से खत्म, तो आपके पास A की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो m2 माइनस m1 इंटू जी ठीक। तो ये है हमारा रिजल्ट इस केस का। एक क्वेश्चन और करते हैं बस लास्ट। देखिए आपके पास एक फॉलिंग डिस्क है, वो यहाँ से नीचे गिर रही है और आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है। ये मैं आपको एज होमवर्क छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर को करने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये केस कराऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता हो कि इसको कैसे करना है। हम आपको हिंट देते हैं कि mg माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू ma हो जाएगा, और आपको उसके साथ उसके टॉर्क की इक्वेशन लगा के ये रिजल्ट पूरा करना है। तो इस रिजल्ट से हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो शुरू करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार सारा का सारा लेक्चर रिवाइज कर लीजिए।